सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो कि हमारा चल रहा था श्वसन तंत्र, इससे रिलेटेड अगले टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्वसन तंत्र का ऊपरी श्वसन तंत्र के जो भाग थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम ऊपरी श्वसन तंत्र के बाद जो निचला श्वसन तंत्र है उसके बारे में हम बात करेंगे। निचले श्वसन तंत्र का पहला भाग है श्वास नली, यानी ऊपरी श्वसन तंत्र में अपन ने ग्रसनी के बाद अपन ने स्वर यंत्र का टॉपिक लिया था, यानी ग्रसनी से अब जो वायु है वो किसके अंदर जाएगी, श्वास नली के अंदर जाती है। तो श्वास नली की हम बात करते हैं। श्वास नली को इंग्लिश में ट्रेकिया कहा जाता है। तो श्वास नली क्या है, यह करीब 5 इंच लंबी होती है, जो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार। आपने 9th क्लास में टिश्यू यानी उत्तक पार्ट में आपने कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार, कूट स्तरीय का मतलब ये होता है आभासी यानी वास्तविक रूप से नहीं, पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखी सी आकार की उपास्थल छल्लों से बनी होती है। यानी आप यदि श्वास नली को देखोगे तो ये कूट स्तरीय स्तंभाकार पक्षमाभी उपकला से मिलकर बनी है और ये सी आकार की छल्ले। यदि मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊं तो चित्र में आप जब देखोगे तो आपको इस भाग में आपको सी आकार के छल्ले दिख रहे हैं। इस प्रकार के सी आकार के आपको क्या दिखाई दे रहा है, छल्ले। तो इस सी आकार के छल्लों से मिलकर ये बनी होती है, जो कि उपास्थल वो छल्ले होते हैं। उपास्थल लचीली अस्थि जिसको अपन कह सकते हैं। तो ये सी आकार के जो छल्ले वो लचीली अस्थि है एक प्रकार से। यह छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। तो ध्यान रखना, श्वास नली का मुख्य कार्य जो है, वैसे तो श्वास को, वायु को ग्रसनी से फेफड़ों तक ले जाने का काम है, लेकिन ये जो सी आकार के छल्ले, इसका काम क्या है, तो सी आकार के छल्ले श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं। आपने देखा होगा अपने घर के अंदर जब अपन पानी को टाके से छत पर रखे ड्रम तक पहुंचाते हैं, तो पहुंचाने के बाद जैसे ही अपन मोटर को बंद करते हैं, मोटर को बंद करने के बाद आपने देखा होगा अपना पाइप क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी पानी की कमी के दौरान सिकुड़ जाता है। तो उस स्थिति में जब हम अपने शरीर में श्वसन का उपयोग नहीं कर रहे तो ये श्वास नली पिचके नहीं, तो इसको पिचकने से, चिपकने से रोकने का जो काम वो कौन करता है, सी आकार के छल्ले। अब हम आगे बात करते हैं और इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाती है। देखो अपन ने स्वर यंत्र के बारे में पढ़ा, तो स्वर यंत्र को चित्र के माध्यम से स्वर यंत्र, तो स्वर यंत्र को श्वसनी यहाँ पर ये उपस्थित है। कि यदि मैं बात करूँ तो श्वसनी तो यहाँ उपस्थित है और स्वर यंत्र यहाँ उपस्थित है। तो ये श्वास नली का काम क्या हो गया, श्वास नली का काम हो गया स्वर यंत्र को किससे मिलाना, श्वसनी से मिलाना। तो स्वर यंत्र को श्वसनी से मिलाने का काम कौन करती है, श्वास नली। तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। चित्र के माध्यम से आप देखोगे तो श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक, देखो चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, इस गर्दन से वक्ष स्थल तक, ये वाला जो पूरा पार्ट है वो आपका वक्ष स्थल है। तो वक्ष स्थल तक पहुंचाने का काम भी किसका है, श्वास नली का काम है। अब हम आगे बात करते हैं। वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी एवं बाई 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसको भी चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो श्वास नली वक्ष गुहा में पहुंचकर 2 भागों में बढ़ गई और इन 2 भागों में दाहिनी और बाई, ये 2 भाग जो है वो श्वसनी कहलाता है। यानी श्वास नली आगे जाकर ये जो 2 भाग बनाएगी, कौन कौन से भाग, एक तो ये भाग और दूसरा ये भाग। तो ये जो दोनों आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपको ध्यान से चित्र के माध्यम से यदि मैं आपको समझाऊं तो देखोगे आप यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर देखो, ये श्वसनी एक तो इस श्वसनी में, ये श्वास नली जो एक तो इस श्वसनी में बढ़ गई और दूसरी इस श्वसनी में। यानी श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है। उन 2 भागों को अपन श्वसनी कहते हैं। ये प्राथमिक श्वसनी जो दाई भाग में और ये भी प्राथमिक श्वसनी जो बाएं भाग में, और अपनी तरफ के फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में उपस्थित उपकला श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आने वाले वायु को शुद्ध कर। देखो सबसे पहले तो वायु शुद्ध कहाँ हुई थी, नासिका के अंदर, लेकिन अब बाई चांस फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें कि कोई वायु यानी नासिका से, माना कि कुछ ऐसे कण जो है वो नासिका से साफ नहीं हो पाए, या वायु एक प्रकार से अपन कह सकते हैं यदि वो अशुद्ध है,
कुछ मात्रा में उसमें कुछ गंदगी के, कुछ धूल कण, मिट्टी के कण उपस्थित है, तो उसको भी रोकने का जो काम है वो श्वास नली का काम, यानी श्वास नली के अंदर क्या पाई जाती है, श्लेष्मा पाई जाती है। ये क्या करेगी, ये अब जो ग्रसनी से, नासिका से जो वायु आ रही है उस वायु को भी ये शुद्ध करने का काम करती है, यानी बचे कुचे यदि धूल के कण यदि उसमें उपस्थित है तो उसको भी ये रोकने का काम करती है। यानी कि कुल मिला के फेफड़ों में कैसी वायु जानी चाहिए, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध वायु जानी चाहिए। तो शुद्ध कर फेफड़ों की ओर अग्रेसित करती है। अब हम आगे बात करते हैं, दूसरा भाग है श्वसनी, यानी श्वास नली आगे जाके दो भागों में बढ़ गई, जिसे अपन क्या कहते हैं, श्वसनी एवं श्वसनिका। इसके बारे में बात करते हैं। श्वास नली अंत में दाई और बाई दो और की श्वसनी में विभक्त हो जाती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं में, जिसे द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, में बढ़ जाती है। तो मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ये क्या है, श्वास नली। श्वास नली आगे जाकर कितने भागों बढ़ गई, दो भागों में। इन दो भागों को अपन क्या कहते हैं, श्वसनी। अब श्वसनी आगे जाकर देखो छोटी छोटी मई शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे श्वसनी के बारे में यदि बात करोगे, जैसे ये श्वसनी, अब ये श्वसनी कितने भागों में बढ़ गई, दो भागों में, जिसे अपन द्वितीयक श्वसनी कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये तो हो गई आपकी प्राथमिक श्वसनी, एक बार ध्यान से समझना, ये तो हो गई आपकी श्वास नली। उसके बाद श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ गई, उन दो भागों को अपन कहते हैं श्वसनी। अब श्वसनी आगे जाकर और छोटे छोटे दो भागों में बढ़ जाती है, उन्हें अपन कहते हैं श्वसनिकाएं, यानी प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी आगे जाकर और दो तीन भागों में बढ़ जाती है, उन्हें अपन कहते हैं द्वितीयक श्वसनिकाएं। और द्वितीयक श्वसनिका जब आगे जाकर और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, उन्हें अपन कहते हैं तृतीयक श्वसनिका। यानी कि सबसे पहले श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर प्राथमिक श्वसनी, फिर द्वितीयक श्वसनी, फिर तृतीयक श्वसनी, यानी छोटी छोटी शाखाओं में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर तृतीयक श्वसनी विभक्त हो जाती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, यानी अंत में जाकर ये जो छोटी छोटी शाखाएं आपको दिखाई दे रही है, छोटी छोटी शाखाएं क्या है, ये श्वसनिकाएं है, जो अंत में जाकर श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। यह श्वसनिका फेफड़ों में फैली रहती है। हर श्वसनिका आगे चलकर छोटी सीमांत श्वसनिका में विभक्त हो जाती है। श्वसनी एवं श्वसनिका मिलकर एक वक्षनुमा संरचना बनाते हैं। आप देख सकते हो ये पूरा कैसी संरचना है, वक्षनुमा संरचना का ये निर्माण करती है, जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती है। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कुपिका पाई जाती है। अब कुपिका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुपिका क्या है, देखो, अब श्वास नली आगे जाके दो भागों में बढ़ गई, उन दो भागों को अपन ने बोला श्वसनी। श्वसनी आगे जाकर और दो भागों में बढ़ गई, उन्हें बोला प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी और छोटे छोटे भागों में बढ़ गई, उसे द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी और छोटे छोटे भागों में बढ़ गई, उन्हें तृतीयक श्वसनी। और तृतीय श्वसनी और छोटे छोटे भागों में बढ़ गई, उन्हें बोला अपन ने श्वसनिकाएं। और श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है। उन गुब्बारे नुमा संरचना को अपन कहते हैं कुपिका। क्या कहा जाता है, कुपिका। आप इस चित्र में देख सकते हो, इस चित्र में आपको छोटे छोटे गुब्बारे दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे गुब्बारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये कुपिका है। यानी कि श्वसनिका के अंतिम छोर पर गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है। उन गुब्बारे नुमा संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, कुपिका कहा जाता है। और कुपिका ही वह स्थान है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, जनकना, यानी वही ये स्थान है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा। यानी ऑक्सीजन युक्त वायु कुपिका से ही शरीर में जाएगी और शरीर से CO2 वायु कुपिका में आएगी। यानी कुपिका वो स्थान है जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। अब तीसरा अपन पॉइंट लेते हैं, फेफड़े। फेफड़ों की बात की जाए तो फेफड़े लचीले होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तो लचीले कह सकते हैं, स्पंजी कह सकते हैं, और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। यह एक जोड़े के रूप में, एक जोड़े का मतलब दो के रूप में शरीर के वक्ष स्थल पर, मैंने आपको पहले बता दी, ये वाला जो पार्ट है आपके सीने वाला जो पार्ट है, ये वक्ष स्थल कहता था, इस वक्ष स्थल में स्थित होता है। एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्ष स्थल में दाई और बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर, ये मध्य पट क्या है, तो मध्य पट की यदि मैं चित्र के माध्यम से समझाऊं तो ये आपको संरचना दिखाई दे रही होगी मध्य पट की। ध्यान से समझना, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैं येलो कलर की लाइन से अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये है मध्य पट। ध्यान रखना, ये जो आपको मुड़ा हुआ जो पृष्ठ दिखाई दे रहा, मुड़ा हुआ जो भाग दिखाई दे रहा है, ये मध्य पट है, जिसको डायफ्राम कहा जाता है। इस डायफ्राम के ऊपर स्थित होते हैं। तो लिखा हुआ है मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़ों में असंख्य श्वास नली और लचीले तंतुओं, रक्तवाहिनी, लसिका वाहिनियाँ, झिल्लियाँ तथा अनेक कोशिकाओं से निर्मित होता है। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से लंबाई में थोड़ा छोटा परंतु चौड़ा होता है। तो क्या बोला, ध्यान से समझना,
दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से क्या होगा, लंबाई में छोटा, तो दायां फेफड़ा छोटा होगा और बायां फेफड़ा क्या होगा, बड़ा होगा। तो देखो दायां फेफड़ा की यदि अपन बात करें इस चित्र के माध्यम से, यदि अपन समझे इस चित्र के माध्यम से समझे, तो दाहिना फेफड़ा जो है वो बाएं फेफड़े से थोड़ा लंबाई में क्या होता है, छोटा होता है। देखो इसकी लंबाई आप देखोगे तो ये नीचे तक जा रहा है, जबकि इसकी लंबाई यहीं तक है। यानी कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट है ये आपका कहलाता दायां फेफड़ा, और ये वाला पार्ट कौन सा है, बायां फेफड़ा। तो ये तो हो गया आपका दायां और ये आपका हो गया बायां। अभी जो दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े की तुलना में छोटा है, लेकिन चौड़ा अधिक होता है। आप देख सकते हो इसकी चौड़ाई, देखो आप चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, इसकी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जबकि इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है। तो आप खुद देख सकते हो चौड़ाई में ज़्यादा कौन सा है, दायां, लेकिन लंबाई में यदि ज़्यादा पूछे आपको तो वो कौन सा होता है, बायां। तो लंबाई आप देख सकते हो इसकी लंबाई और नीचे तक भी है, चित्र में थोड़ा स्पष्ट नहीं नज़र आ रहा है तो और नीचे तक भी है। और एक चित्र के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देख सकते हो आप, ये जो बायां फेफड़ा ये लंबाई में कुछ ज़्यादा है, जबकि ये दाहिना फेफड़ा लंबाई में क्या होता है, कम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बात करते हैं पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े से थोड़े भारी होते हैं। यानी पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़े की तुलना में क्या होते हैं, थोड़े भारी होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में, जबकि दायां फेफड़ा 3 खंडों में। तो देखो बायां फेफड़ा को बोला उन्होंने 2 खंडों में, दायां फेफड़ा 3 खंडों में। इस चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो इस चित्र में आपको पता लग रहा होगा कि दायां फेफड़ा तो कितने खंडों में, 3 खंडों में। देखो दायां फेफड़ा 1, 2 और 3 कितने खंडों में विभाजित हुआ, 3 खंडों में। देखो 3 को मैं वापस एक बार यहाँ शो कर रहा हूँ, ये 3, तो ये 3 खंडों में। जबकि बायां फेफड़ा जो है वो कितने खंडों में विभाजित होता है, 2 खंडों में। तो इन्होंने क्या बोला है इसमें वीडियो में, क्या बोला है, तो बायां फेफड़ा तो 2 खंडों में, जबकि दाहिना फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। देख सकते हो बायां फेफड़ा 2 खंडों में, दायां फेफड़ा 3 खंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं, तो छोटे छोटे खंड इसके अंदर पाए जाते हैं। यानी खंडों में भी बहुत सारे उपखंड पाए जाते हैं। प्रत्येक उपखंड में अनेकों छोटे छोटे और खंड पाए जाते हैं, जिनमें श्वास नलिकाओं की शाखाओं, धमनियों, सिराओं की शाखाओं में विभक्त होते एक स्वतंत्र इकाई की तरह कार्य करती है। जैसे चित्र के माध्यम से अपन समझाएंगे आगे। प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी उत्तकों से बना होता है, जिसमें कई केशिकाएं, करीब 30 मिलियन कुपिकाएं। देखो कुपिका वो स्थान है जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 30 मिलियन कुपिकाएं पाई जाती है। लगभग 3 अरब कुपिकाओं के आसपास अपन बोल सकते हैं। कुपिका एक कपनुमा संरचना होती है। तो कुपिका की स्ट्रक्चर आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये कुपिका की स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। अब ये कुपिका आपको देख सकते हो यहाँ पे कप किस रूप में संरचना है। एक कप कैसा होता है, इस कप के रूप में क्या है, कुपिका उपस्थित होती है। कपनुमा संरचना है जो सीमांत श्वसनिका के आखिरी छोर पर पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया श्वसनिका के अंतिम छोर पर कुपिका उपस्थित होती है। यह असंख्य केशिकाओं से घिरा होता है। देखो केशिका है, रुधिर केशिका है। देखो यहाँ पर ये देख सकते हो लाल और नीली, लाल और नीली आप देख सकते हो बहुत सारी रुधिर कोशिका है। तो यहाँ पर लाल और नीली बहुत सारी रुधिर कोशिकाएं, इस रुधिर कोशिकाओं से कौन घिरी होती है, कुपिकाएं। तो कुपिकाओं के चारों तरफ ये कुपिका, इस कुपिका के चारों तरफ क्या पाई जाती है, रुधिर कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। और ये रुधिर कोशिकाएं क्या करती है, ये रुधिर कोशिकाएं कुपिका से ऑक्सीजन को लेने और कुपिका में CO2 देने का काम करती है, यानी गैसों का आदान प्रदान करने का काम करती है। क्योंकि हम जानते हैं हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान रक्त के द्वारा होता है, और रक्त किसके अंदर प्रवाहित होता है, धमनी और सिराओं के अंदर। तो ध्यान रखना, यहाँ से धमनी और सिराएं जो है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेगी कुपिकाओं से, और CO2 युक्त रक्त को कुपिकाओं में देगी, जो कि कुपिका वापस इसको श्वसन तंत्र के माध्यम से बाहर भेजने का कार्य करती है। कुपिका में सल्की उपकला, कुपिका की यदि अपन बात करें तो इसमें सल्की उपकला पंक्तियाँ पाई जाती है, जो कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में क्या करती है, मदद करती है। अब अपन बात करते हैं श्वसन मांसपेशियाँ। फेफड़ों में गैसीय विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। यह मांसपेशियाँ श्वास को लेने व छोड़ने में क्या करती है, मदद करती है। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्यपट, इंपॉर्टेंट याद रखना, मध्यपट उत्तरदायी होता है। तो मध्यपट की स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मध्यपट की स्ट्रक्चर कैसी है। एक बार वापस मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मध्यपट है, तो वापस देखो एक बार। तो मध्यपट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मध्यपट है। अब इस मध्यपट के संकुचन और शिथिलन से, यानी मध्यपट क्या करता है, देखो ये मध्यपट की स्ट्रक्चर इस प्रकार से। तो क्या करता है, जब श्वास लेना होता है तो ये मध्यपट जो है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा, यानी मध्यपट जो है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, चपटा हो जाता है, चपटा कह सकता हूँ।
यानी मध्यपट, यानी जब भी अपन को श्वास लेना होगा तो ये मध्यपट क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, और जब श्वास छोड़ना होगा तो ये मध्यपट वापस गुबन की तरह हो जाएगा। तो ये मध्यपट के संकुचन से अपन क्या करते हैं, श्वास को लेना और छोड़ना किया जाता है। तो देखो अपन समझते हैं, मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाया जाता है। मध्यपट के संकुचन यानी कि चपटे होने से वायु नासिका से होते हुए फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है। यानी जब मध्यपट चपटा होगा, चपटा का मतलब पहले तो ये गुबन के फॉर्म में होता है इस प्रकार से, लेकिन अब ये हो गया चपटा। तो चपटा होने के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन किस में प्रवेश करेगी, फेफड़ों में प्रवेश करती है। तथा शिथिलन यानी वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगा। कैसे, ये चपटा हो गया था, अब चपटा होने के बाद ये वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है, तो उसे शिथिलन कहते हैं। और शिथिलन होने के दौरान वापस वायु जो है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इसके अतिरिक्त पसलियाँ भी क्या करती है, ऊपर उठती है नीचे। यानी जब अपन को श्वास अंदर लेना होता है तो डायफ्राम नीचे चला जाता है, पसलियाँ ऊपर उठ जाती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, दाब कम हो जाता है। अंदर दाब कम है, बाहर दाब ज़्यादा है, तो हम जानते हैं वायु जो है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर यानी बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी, यानी ऑक्सीजन कुपिकाओं में प्रवेश कर जाएगा। अब कुपिका के चारों तरफ रुधिर वाहिनिकाओं का जाल है, वो रुधिर वाहिनिका है कुपिका से ऑक्सीजन लेगी, वापस चली जाएगी, CO2 देगी। अब CO2 को बाहर निकालना है तो डायफ्राम जो है वो वापस अपने गुबंद आकार का हो जाएगा, पसलियाँ वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएगी, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, जिससे अधिक दाब जो वाली वायु जो है वो फेफड़ों से वायुमंडल में चली जाएगी। इस प्रकार श्वसन का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ तक हमने लगभग श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ग्रह कार्य पहला है श्वास नली का कार्य, आपको बताना है कि भाई श्वास नली का कार्य क्या है। दूसरा आपको बताना है फेफड़ों की संरचना का नामांकित चित्र बनाकर समझाना है कि भाई फेफड़ों की संरचना किस प्रकार की होती है उसका चित्र। और तीसरा कुपिका का आपको कार्य बताना है। ये 3 ग्रह कार्य आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद।